Hello everyone, I am Manoj Kumar, your science teacher. Your most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to learn the activity 1.1 class 10 chemistry chapter 1 chemical reactions and equations. तो आज शुरू करते हैं एक बेहद ही दमदार और कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटी 1.1। तो इसमें देखिए, इसमें समझने वाला बात यह है कि ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है, और आपको पता ये होना चाहिए कि बोर्ड में जो है वह जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होगी तो उस पर एक्टिविटी बेस्ड बहुत सारे सवाल लगते हैं। तो बेटा इसमें एक्टिविटी जो है वह उसको पहले हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या क्या लिखा हुआ है और उस एक्टिविटी से हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलता है, और उस ऑब्जर्वेशन से हमको कौन सा बेस्ट क्वेश्चन जो है वो करने के लिए मिलेगा, और इस एक्टिविटी को करके क्या हम लोग जो है वो साइंस के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1 का। तो पहले इस एक्टिविटी को समझते हैं बारीकी से जो है, और इस सब एक्टिविटी को पहले समझना, और इसमें जो टर्म नहीं समझ में आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करके उससे कौन कौन से क्वेश्चन एराइज होंगे उस पर ध्यान देना है, और एराइज होने के बाद किस किस वेराइटी से किस किस पैटर्न से ये क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान देना है। यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो इसमें एक्टिविटी 1.1 में जो लिखा हुआ है यह कॉशन लिखा हुआ है। बेटा क्या लिखा हुआ है? कॉशन का मतलब होता है सावधानी। इस एक्टिविटी को करने में हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला लिखा हुआ है कि दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर असिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्टिविटी को करते समय टीचर की देखरेख बहुत ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर टीचर का देखरेख नहीं होगा तो इसमें दुर्घटना की चांसेज है, और इसमें आप हर्ट भी हो सकते हैं या बर्न भी हो सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो इसलिए इसमें टीचर का असिस्टेंस जरूरी है। इट वुड बी बेटर इफ ए स्टूडेंट वियर सूटेबल आई ग्लास। इस एक्टिविटी को करते समय अच्छा होगा जब हम आई ग्लास को पहन के करें तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इससे जो फ्लेम निकलेगा, डेजलिंग फ्लेम निकलेगा, वो हमारे आँख को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो इसमें जो ध्यान देने वाला बात है कि इस एक्टिविटी को जब आप स्कूल के लैब में करेंगे तो टीचर की उपस्थिति में ही करेंगे, और प्रयास करेंगे कि आई ग्लास को या जो भी चश्मा, जो जनरल चश्मा है, उस चश्मा को पहन के हम इस एक्टिविटी को करेंगे, क्योंकि उससे हमारा आई जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। देखो बेटा इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है? क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। यहाँ क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, इसका क्या मतलब है बेटा? इसको सबका मतलब समझते चलना है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मैग्नीशियम रिबन को जो है वो क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने से क्या होगा? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब कभी भी उसको आप इन्वायरमेंट में एक्सपोज करके छोड़ दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो उस पर कोटिंग जो है वो जमा हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बात हम लोग कर रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना है बेटा? मैग्नीशियम रिबन को इसलिए क्लीन करना है कि मैग्नीशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव जो है वो मेटल है। अब वातावरण में इसको छोड़ दीजिएगा तो जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर कोटिंग जमा हो जाता है। इसलिए उसको सैंड पेपर से एक्सपेरिमेंट करने के पहले जो है वो रब कर लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा जो है वो मैग्नीशियम रिबन को ले लेंगे, और रिबन को जो है वह उसको सैंड पेपर से रब कर देंगे, ताकि उस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग है वो जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इस मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे? होल्ड विथ ए पेयर ऑफ, यहाँ पे 2 सेट लिखा हुआ है, एक ही सेट हम अपना लिखेंगे। दैट्स क्लियर। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स माने बेटा चिमटा होता है। ठीक है, टंग्स माने क्या होता है? चिमटा। इसको हम लोग क्या करेंगे? चिमटा से पकड़ लेंगे। ठीक है, चिमटा।
बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प या बर्नर एंड कलेक्ट द एश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1 आप जब सामने आए हमारे तो जब भी पढ़े तो अपने बगल में जो है वो एनसीईआरटी का बुक बाबू जरूर रखें और एनसीईआरटी के बुक को रख करके उसमें देखते चले मिलाते चले कि किस तरीके से एक्टिविटी को हमको परफॉर्म करना है। तो इसको जो मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको हम लोग क्या किए, चिमटा से पकड़ लेंगे और चिमटा से पकड़ करके या तो स्प्रिंट लैम्प हो या बर्नर हो उस पे ले जा करके उसके फ्लेम पे इसको जलाएंगे। जलाने पर जो उससे एस जो है, एस का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है, एस का मतलब होता है राख। जो राख जो होगा बनेगा उसको जलाने से कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास एज शोन फिगर 1.1। Burn magnesium ribbon keeping it away from as far as possible from our eye। जितना संभव हो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्नर या फ्लेम पे जलाइएगा तो हो सके अपने आँख से जितने दूरी पर जलाएंगे उतना ही जो है वह मेरा आँख जो है वह सेफ होगा। क्यों सेफ होगा, क्योंकि उससे जो है वह उससे जो निकलने वाला जो वाइट डेजलिंग फ्लेम है उसका गैस हमारी आँखों को जो है वह हार्म या हर्ट न पहुँचा दे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग करते हैं तो क्या क्या एब्जॉर्ब होता है। अब आते हैं काम के बातों पर बेटा। इस एक्टिविटी को करने से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इस इन्फॉर्मेशन से किस तरीके का बेस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 गो काम हमको शुरू में करना है कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से हम लोग क्लीन कर लेंगे। क्यों क्लीन कर लेंगे, क्योंकि रबिंग प्रोसेस के द्वारा जो है वह सैंड पेपर से जब उसको रबिंग करेंगे तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग जो है वो रिमूव करता है। इट हेल्प टू रिमूव द कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट्स क्लियर। अब उसके बाद इस रिबन को हम लोग फ्लेम पे ले जाते हैं तो क्या देखते हैं। सबसे पहला बात है कि जो इससे आप इसमें एक सिंपल इक्वेशन है ऑब्जर्वेशन में, तो इसमें सबसे पहले जो है वो मैग्नीशियम रिबन हम लोग ले लेंगे बेटा। इसको जो है वह कैंडल के फ्लेम पे ले जाएंगे तो जो ऑक्सीजन होता है उसके सपेट से यहाँ पर अब मेरा पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, 2 mg कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 2 MgO। यही जो वाइट एस इस प्रोसेस में हमको जो ध्यान देने वाला बात है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है यही जो हम लोग यहाँ पे एज शोन इन फिगर बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे फ्रॉम एज सून एज पॉसिबल। इसका नहीं, यहाँ पे है कि होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस फॉर्म्ड। जो एस फॉर्म हो रहा है उस एस को फॉर्म को कलेक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो एयर में ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की हेल्प से यह जड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ये कैसा एस होगा, वाइट एस होगा बेटा। क्या कितना कैसा एस होगा, वाइट एस होगा। किसका वाइट एस होगा, और तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट एस होगा। और यह किस तरीके से जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है। ये इसमें जो फ्लेम जो है वह अगर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग कैंडल पे ले जाके उसको जलाएंगे तो इससे जो फ्लेम निकलेगा वह वाइट डेजलिंग फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम होगा, मतलब उजला फदफदाहट कलर से जो है उससे जो है वो उससे फ्लेम निकलेगी। अब इसमें बात है कि अगर इससे हम हमारे जो क्वेश्चन है किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तो अब इस लगभग आप इस एक्टिविटी को समझ गए होइएगा। अब हम आपको लिखते हैं कि इस एक्टिविटी को करने से किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स क्लियर। तो आपको दिखाते हैं, ये रिएक्शन को छोड़ देते हैं हम आपके लिए और इस एक्टिविटी से किस तरीके का क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कि समझ के पढ़िए, ऐसे आपको बार बार बोलते हैं कि साइंस बेटा समझ के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है।
एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, कंफर्टेबल होके पढ़िए, समझ के पढ़िए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तो बेटा इसमें हम लोग वास्तव में किए क्या कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग बर्नर या स्पिरिट लैंप पे रख के उसको जो है वह बर्न किए। तो बर्न करने से हमको क्या मिला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके व्हाइट ऐश बनाया। किस चीज़ का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट्स क्लियर। या व्हाइट ऐश जो है, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिविटी 1.1, ठीक है। अब इसको सबसे पहला कि सबसे पहले कलर ऑफ बर्निंग फ्लेम Ng, ठीक है। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग स्पिरिट लैंप पे बर्न करते हैं तो उससे जो कलर ऑफ बर्निंग, जो फ्लेम का वो कलर होगा वह किस तरीके से होगा, ठीक है। तब कलर ऑफ बर्निंग फ्लेम एक तरीके का ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें आप लिखिएगा कि ये जो है वह वाइट डेजलिंग फ्लेम, एक ये क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेम द केमिकल कंपाउंड, नेम द केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाइट ऐश। नेम द केमिकल फार्मूला ऑफ व्हाइट ऐश। तो ये केमिकल फार्मूला व्हाइट ऐश का बेटा क्या लिखेंगे, इसमें जो व्हाइट ऐश बना है वो हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। दैट्स क्लियर। एक ये भी हो सकता है, एक्स वाई के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि एक मेटल है, उसको एक मान लीजिए कि कोई मेटल एक्स है, अगर उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वह वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है। तो एक ये भी हो सकता है कि मेटल एक्स है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करेंगे तो वाइट डेजलिंग फ्लेम से जो है वह जलता है, और वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलने वाले के पश्चात एक वाई कंपाउंड का निर्माण करता है। उस कंपाउंड का जो है वह आप नाम लिखिए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में कि मेटल एक्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ metal X burn in presence of metal X burn in the presence of oxygen to form white S, ठीक है, white S and form compound Y and form compound Y। तो Y, so write the name of X and Y। दैट्स क्लियर। तो इसमें बेटा ध्यान देना है क्या कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इसके आंसर में जो है वह मेटल एक्स की जगह पर मेटल एक्स जो है उसके जगह पे मैग्नीशियम लिखिएगा, और जो वाइट यहाँ पे राइट, ठीक है, राइट द नेम ऑफ एक्स एंड वाई। और वाई के जगह पे बाबू क्या लिखेंगे हम लोग,
वाई के जगह पे लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर इस तरीके का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग के दिमाग में जो है वो होना चाहिए। देखिए एक्टिविटी से जो है मेरा साइंस का तो कॉन्सेप्ट इनरिच होता है, इसको आसानी से हम लैब में करके बेटा देख सकते हैं, और इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से एक दो बार प्रैक्टिस करके और इससे इस तरीके से बोर्ड्स में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपसे होप करते हैं कि ये एक्टिविटी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इस एक्टिविटी से जितना क्वेश्चन राइज होता है आपको कोशिश किया है कि एक्सप्लेन करके देखा है। अब फिर करते हैं एक एक्टिविटी अगले सेक्शन में, वो ये 1.1 है। अब जो है वो काम करेंगे एक्टिविटी 1.2 पर, और देखते हैं कि उस एक्टिविटी 1.2 में जो है वह क्या जो है वो हमको सीखना और करना है। रुको वीडियो। तो अब हम लोग काम करते हैं एक्टिविटी 1.2 पे। तो एक्टिविटी 1 में सिंपल ये जो है वो एनसीईआरटी के बुक में बेटा स्टेटमेंट डाला हुआ है, उसी स्टेटमेंट के हिसाब पे हम लोग अगला काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है बेटा कि टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। आप लैब में टेस्ट ट्यूब देखे होइएगा, उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे। दैट्स क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होगा। ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। अब उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब उसके बाद जो है वो उसमें ऐड करते हैं बेटा पोटेशियम आयोडाइड को। आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम आयोडाइड का जो फार्मूला होता है वो KI होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेकर के उसमें ऐड करते हैं तो KI क्या होता है, सबसे पहले जो है वो बेटा रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट के जगह पे PbNO3 का होल ट्वाइस। दैट्स क्लियर। तो अब इसके बाद इसमें किस चीज़ को ऐड करेंगे, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को बेटा ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे यह मेरा क्या हो गया, लेड नाइट्रेट। दैट्स क्लियर। अब ये हो गया मेरा पोटेशियम आयोडाइड का, पोटेशियम आयोडाइड का। आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये जो थोड़ा सा अगर कोई रिएक्शन बेटा हमको कराना है तो ये सब टिप्स सीखिएगा। ठीक है ना, मेटल आपको पता है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, इसमें मेटल पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसका पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव के पास में आएगा बेटा, और इसका नेगेटिव जो है वो इसके पॉजिटिव में आएगा। दैट्स क्लियर। तो देखिए कि आपका प्रोडक्ट का बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अब पहले हम अपना बना लेते हैं कि आखिर ये बनता क्या है। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, यहाँ पे कि NO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करते चलिए। यहाँ पे हम अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बाबू बताया है कि कभी भी ब्रैकेट के अंदर में जितना भी आयंस होगा उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे NO3 2 है तो उसके RHS में जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे 2 कर दिए, तो मेरा पोटेशियम भी बेटा 2 हो गया। तो यहाँ 2 के बगल में पोटेशियम के बगल में 2 डाल दिए। ठीक है, अब देख लो बाबू का बच गया यहाँ पे लेड Pb बच गई। ठीक है, और इसमें यहाँ पे आयोडीन बेटा कितना है 2, तो PbI2 जो है वो बन गया। ये तो मेरा बैलेंस रिएक्शन हो गया। और इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग किस तरीके का बेटा रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप याद रखेंगे कि ये जो रिएक्शन हुआ वह किस तरीके का हुआ बेटा। एक तो ये जानने वाला बात है कि यह जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, आगे हम लोग बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दैट्स क्लियर बेटा। अब इसमें जो है वह यहाँ पे जो पोटेशियम नाइट्रेट बना है, यहाँ पे बाबू का बना है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यह जो है वो सोलेबल होता है। दैट्स क्लियर, यह जो है वो सोलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे जो बना है लेड आयोडाइड, यहाँ पे बेटा जो बना हुआ है वो क्या बना हुआ है, लेड आयोडाइड। इसमें जो है वह लेड आयोडाइड जो है वह किस रूप में आता है, प्रिसिपिटेट के रूप में आता है। PPT भी लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है वह प्रिसिपिटेट हो गया बेटा,
प्रिसिपिटेट, दैट ठीक है। और यह प्रिसिपिटेट कैसा होता है? येलो प्रिसिपिटेट होता है बेटा। किस तरीके से होता है? येलो प्रिसिपिटेट, येलो प्रिसिपिटेट। अब इसमें समझने वाला बात यह है कि अगर हम लोग लेड नाइट्रेट को पोटेशियम, यहाँ पे लिख देंगे पोटेशियम आयोडाइड, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे जो येलो प्रिसिपिटेट जो बनी है एक तो है, और ये जो है अब थोड़ा सा बात करते हैं एक एक करके कि सबका जो है वह मतलब क्या है और इस बेटा एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन एराइज जो है वो मेरा हो सकता है। तो इसमें अब थोड़ा सा बाबू बात करते हैं इसमें कि एक तो कि अगर लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम आयोडाइड का जो है वो हम ऐडिंग करते हैं तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा ये तो है, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, दैट्स क्लियर। एक आप याद रखिएगा। इसमें जो प्रिसिपिटेट, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिसिपिटेट के बारे में। शॉर्ट में इसको पीपीटी भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। ये प्रिसिपिटेट का होता है कि ए सॉलिड प्रोडक्ट, ए सॉलिड प्रोडक्ट, ए सॉलिड प्रोडक्ट, ए सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट, ए सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट from the solution, a solid product separate out from the solution during a chemical reaction, इसका बेटा क्या मतलब हुआ? प्रिसिपिटेट का मतलब होता है, इसमें जो प्रिसिपिटेट का जो मेरा कलर है वो येलो प्रिसिपिटेट है। ये आप एग्जाम के लिए याद रखेंगे। हम क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं कि इस एक्टिविटी से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो एराइज हो सकता है और क्या क्या चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। ऐसे आपको मतलब बताए कि प्रिसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? तो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। देखिए प्रिसिपिटेट आप कैसे देख सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि घर पे दूध फट गया तो देखिएगा उस दूध से ही जो है वह देखिएगा कि जो वो छेना होता है उसी तरीके का जो है वह प्रिसिपिटेट बनेगा। तो इसमें जो है वो प्रिसिपिटेट मेरा जो है वो येलो का, प्रिसिपिटेट का मतलब समझे, लिए तो थे दूध का सॉल्यूशन, लेकिन जब उसको फाड़ दिए हम लोग नींबू डाल के, तो जब नींबू डाल के फाड़ दिए तो क्या हो गया? वही प्रिसिपिटेट उसमें जो है वो छेना का हमको तैरता हुआ मिलता है, जिससे हम लोग बहुत सारा मिठाई पनीर वगैरह बनाते हैं। तो अब तो ये हो गया एक तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। एक आपको प्रिसिपिटेट का मतलब बताए, ये जो इस रिएक्शन में यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो है वो सॉल्यूशन में सोलेबल हो गया और जो लेड नाइट्रेट का जो है वो येलो कलर में फटा हुआ जैसा आपको दिखलाई देगा। अब बात है बेटा कि इससे क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन को जो है वो बोर्ड में जो है वो हमसे डिमांड होता है। इसमें जो येलो प्रिसिपिटेट है आपको इसका कलर पता होना चाहिए, या इस लेड नाइट्राइट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच का रिएक्शन जो है वो किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बाबू। तो क्वेश्चन हम आपको लिख करके समझाने का कोशिश करते हैं कि इसमें किस किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो कि रिएक्शन बिटवीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स क्लियर। तो इसमें रिएक्शन बिटवीन, शॉर्ट में ऐसे भी बेटा लिखते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस एंड पोटेशियम आयोडाइड Ki। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज, ठीक है ना। यहाँ पे बेटा याद रखना, यह जो है कि यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है ना। आप एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि इसमें अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन के राइट द कलर ऑफ
ऑफ, राइट द कलर ऑफ इंसॉल्युबल प्रिसिपिटेट। एक प्रिसिपिटेट के कलर से बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एक आ सकता है एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है, कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको इस तरीके से होता है कि व्हेन ए कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ व्हेन ए कंपाउंड एक्स रिएक्ट विथ वाई टू फॉर्म ए येलो कलर प्रिसिपिटेट, टू फॉर्म यहाँ पे येलो कलर प्रिसिपिटेट, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड जेड। ऐसे एक्स वाई जेड से भी आपका बेटा पूछ सकता है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन का आपको पैटर्न बना के देते हैं कि व्हेन ए केमिकल कंपाउंड X reacts with Ki to form yellow precipitate of Z. Write the X, Y and Z। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बेटा आपको पढ़ा है हम कि X जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, X के जगह पर लेड नाइट्रेट हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। Y के जगह पर बेटा क्या हो गया मेरा, ये Y तो दिया हुआ नहीं है, Y आपको अगर इसमें Z है, Y के जगह पर मेरा बेटा क्या हो गया, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हो गया Ki, और Z के जगह पे यहाँ पर लिखेंगे कि क्या PbI2 लेड आयोडाइड। यही जो है वह येलो प्रिसिपिटेट होता है। ठीक है, तो अच्छे से एक्टिविटी को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इस एक्टिविटी के तहत आने वाले कलर बेस्ड क्वेश्चन, उसके केमिकल कंपाउंड जो बन रहा है नया, या रिएक्टेंट साइट में किस जो है वो कंपाउंड को लेकर के रिएक्शन कराए हैं, थोड़ा सा लिख लिख के बाबू प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके इन्फॉर्मेशन को आप लिखिए। अब देखते हैं इससे आगे की एक्टिविटी में क्या होता है, और इससे उस एक्टिविटी से किस किस तरीके का क्वेश्चन हम लोग जो है वो कर सकते हैं। ओके, चलो तो अब बेटा हम एक्सप्लेन करते हैं एक्टिविटी 1.3 को। तो सबसे पहला ये जो मेरा एक्टिविटी 1.3 है, जो NCERT कहता है, जिस हिसाब से ये इस एक्टिविटी को हम ब्लैक बोर्ड पर पहले से आपके सुविधा के लिए उतार दिए हुए हैं। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं बारी बारी से कि इसमें करना क्या है। तो इसमें बेटा देख लीजिए, पहले लिखा हुआ है टेक ए फ्यू ग्रेन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क। इस तरीके के फ्लास्क को बेटा कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। जस्ट ये जो है ये मेरा कोनिकल फ्लास्क है। ठीक है, अब इसमें जो है वो देखिए यहाँ जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो हम लोग यहाँ जिंक ग्रेन्यूल का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए इसमें, यानी ये कोनिकल फ्लास्क लिए, उसमें जिंक ग्रेन्यूल डाल लिए। अब उसमें ऐड किए किस चीज़ को, एक ऐड किए, लिखा गया है कि ऐड कीजिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये होगा, कंडीशन ये है कि वो डाइल्यूट होना चाहिए। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी डाइल्यूट ही होना चाहिए, H2SO4। इसमें बेटा ध्यान देने वाला बात है कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। देखो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एगो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, एगो डाइल्यूट एसिड होते हैं। डाइल्यूट एसिड बेटा उस एसिड को बोला जाता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, उस एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। कंसनट्रेटेड या कॉन्क एसिड वैसे एसिड को बोलते हैं जिसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा हो और वाटर जो है वो कम हो, उसको हम लोग जो है वो कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, यानी इसमें हमको उस एसिड को लेना है जो डाइल्यूट हो, यानी एसिड की मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज़्यादा हो। अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में हैंडल द एसिड विथ केयर। एसिड ऐसे भी आपको पता है कि जो है वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है या उससे हम हर्ट हो सकते हैं। तो कभी भी जो है वो लैब में जा करके या एक्टिविटी करते समय एसिड से छेड़छाड़ नहीं करने का। ठीक है, अगर एसिड से छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि मेरा जो है वो स्किन डैमेज हो जाए, चाहे और बॉडी
पार्ट्स जो है वो अफेक्टेड हो जाए। अब इसमें बेटा बोल क्या रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। अगर आप कोनिकल फ्लास्क में ले करके जिंक ग्रेन्यूल को डाल करके उसमें या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड डालिए या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए। कंडीशन है कि वो दोनों डाइल्यूट होना चाहिए। अगर इसको हम लोग डालते हैं तो बेटा क्या होता है, तो पहले अगर रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं इसको। आप ये ज्यूम करो बाबू कि इसमें जो है वो हम लोग जिंक ग्रेन्यूल ले लिए। आपको पता है कि जिंक क्या होता है बेटा, मेटल होता है। क्या होता है, जिंक जो है वो मेटल होता है। इसमें हमको किस चीज़ को ऐड किए हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किए हैं, या H2SO4 है। अब यह बेटा एसिड कैसा है, यह डिल है, डाइल्यूट है, ठीक है। इसको लेकर के रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक। तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे यह बाबू कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इससे इस रिएक्शन से क्या होगा, आपको पता है कि इस रिएक्शन में जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्यों होगी, यह मेटल जो है वो बाबू प्लस हो गया, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये माइनस हो गया और यह प्लस हो गया। तो इसका मेटल का पॉजिटिव और H2SO4 का निगेटिव मिल करके ये मेरा जो है वो क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिसको जिंक सल्फेट बोलते हैं हम। और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज के लिए इस तरीके से हीरो डालते हैं हम लोग, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो मेरा क्या हो गया, जिंक सल्फेट। क्या हो गया, जिंक सल्फेट। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, एनीथिंग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल। तो जिंक ग्रेन्यूल से बेटा हम लोग का हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा, दैट्स क्लियर। तो इस रिएक्शन में जो सीखने वाला बात है कि अगर जिंक के केस में लिया है बेटा, अगर हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं, अगर यही जिंक को अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप जिंक ले लिए, यहाँ पे HCl ले लेते हैं। यह भी जो है वो डिल ही होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो मेरा पर क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ये भी जो है वो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस से लिख लेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 डाल दिए तो अब मेरा क्लोरीन 2 हो गया। जिंक का वैलेंसी आपको पता है 2 होती है, इसलिए ZnCl2 लिखेंगे। और यहाँ पर भी मेरा जो है वो इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन है। एक आप कंक्लूड का किए कि व्हेन एवर द मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। ये बेटा इसको याद रखिएगा कि whenever metals react with acid, dilute acid to form हाइड्रोजन गैस। यह बहुत आप ये जो है वो टिप्स आप याद रखेंगे, दैट्स क्लियर। कि जब कभी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। व्हेनेवर मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक तो है। अब लास्ट में देखा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो जैसे ही इसके बीच में रिएक्शन होगा, किसके बेटा बीच में रिएक्शन होगा, जिंक ग्रेन्यूल और डाइल्यूट एसिड के बीच में, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यह कोनिकल फ्लास्क छूने पर जो है वो गर्म हमको बुझाएगा। तो इससे क्या इंडिकेट करता है कि इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट। तो इसमें क्या लिखेंगे, द कोनिकल फ्लास्क बिकम हॉट, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, that's clear. So it is exothermic reaction, so it is exothermic reaction। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, ठीक है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हम लोग बोलते हैं। एक तो इसमें
हमको देखना यह है कि अगर कोनिकल फ्लास्क को हम लोग टच करेंगे तो यह गर्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसे जो है वह कोनिकल फ्लास्क को छूने पर हमको हॉट होगा। क्यों हॉट हो गया? क्योंकि जिंक और एसिड के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस के साथ ही जो है वो उससे हीट इवॉल्व हुआ और इस हीट के वजह से कोनिकल फ्लास्क जो मेरा है वो गर्म हो गया। एक आप इसमें बेटा ये याद रखेंगे कि जब कभी भी मेटल्स को हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस ऑलवेज जो है वो इवॉल्व या लिबरेट होगी। ठीक है, आपको पता है टेस्ट हाइड्रोजन जो है गैस निकलता है तो जलता हुआ कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जो है वो उसमें फ्लेम जो है वो निकलेगा। अब इसमें जो मार्केबल बात है कि अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या निकल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह निकाल सकता है कि आप थोड़ा सा इसके क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है वो हम एक्टिविटी बेस्ड क्या क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, उस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिए और उसको समझिए कि किस तरीके का जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इसमें बेटा देख लो कि इस तरीके से आ सकता है कि अभी मैं क्वेश्चन कि व्हेन मेटल एक्स रिएक्ट्स विथ when metal X react with when metal X react with dilute acid to form Y with the evolution of hydrogen gas. What is X and Y? ऐसे भी हो सकता है कि कोई मेटल X है जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके एक Y कंपाउंड बनाती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इसके जगह पे मेटल पे लिख देना बेटा, यहाँ पे X के जगह पे जिंक, दैट्स क्लियर, और यहाँ पे Y के जगह पे आप क्या लिखेंगे ZnSO4, दैट्स क्लियर। कलर वगैरह से तो टेम्परेचर जो है, अब एक तरीके का ये भी इस तरीके का जो रिएक्शन है आप फॉर्मेट के रूप में लिखिएगा। अलग अलग भी फॉर्म में अगर हमको दिखाई दे तो आपके पास ये कोडिंग होना चाहिए कि जब कभी भी मेटल जो है इन जनरल मेटल, आप इसको कि कोई भी अगर मेटल है वह यह नोट के रूप में आप बेटा इसको लिखेंगे आप लोग कि मेटल जो है वह डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलेगा। ये कोडिंग के रूप में याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इस ये जो है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको बेटा याद रखिएगा। मेटल को एसिड से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो मेरा मेटल सल्फेट बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यह किस तरीके का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीजिंग। एक्सोथर्मिक का बेटा क्या मतलब होता है, हीट रिलीजिंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट रिलीजिंग, हीट रिलीज during chemical reaction is called exothermic reaction, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग 3 एक्टिविटी किए, एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3।
इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बताएं कि किस तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। बेटा इसको अच्छी तरह से सब नोट्स बना करके, रेगुलर मैनर में नोट्स बना करके एक्टिविटी सबका प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि ये एक्टिविटी आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा। आप भी अब ढंग से पढ़िए, अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए कि एक्टिविटी के साथ पढ़ाई करें। और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने आने वाले नेक्स्ट बोर्ड की तैयारी में अभी से ही लगे होंगे। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट उम्मीद के साथ मिलते हैं। और आप सभी लोगों का हमारे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।